दोस्तों नमस्कार, सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति। हम अंजू प्रजापति से बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरीके से महिलाओं के बढ़ते अपराध को रोकने में कामयाब होती है। अंजू जी, सबक समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अंजू जी, मुझे ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों को रोकने के लिए आप लोग किस तरीके के प्रयास कर रहे हैं। राज्य महिला आयोग जनपद स्तर पर हमारे आयोग में इसमें 25 मेंबर्स हैं और 2 उपाध्यक्ष, 1 अध्यक्ष हैं। उसके नाते हम सभी मेंबर्स पर 3 जनपद का प्रभार रहता है और उस महीने के 2 बुधवार, पहला बुधवार और तीसरा बुधवार हम सभी अलग अलग जनपद में जाते हैं और जनपद के साथ साथ गांव स्तर पर जाकर के जो महिलाएं आयोग तक नहीं आ सकती हैं या जनपद में नहीं पहुंच सकती हैं, उनके बीच में जाना, उनकी समस्याओं को सुनना और उनका निस्तारण। इस सब के बावजूद कहीं ना कहीं अभी भी महिलाओं के साथ, मैं एक तरीके से कहता हूं कि घर के बाहर जो महिला लड़की वो तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, लेकिन अभी भी घरों के अंदर जो कैद महिलाएं हैं उनके ऊपर आए दिन घटनाएं होती हैं और ऐसे मामले आपके भी संज्ञान में आते हैं, पुलिस प्रशासन के भी संज्ञान में आते हैं, फिर भी कार्रवाई तो नहीं हो पाती है। नहीं, हमारे संज्ञान में जो आते हैं महिला आयोग में, ये कहिए या व्यक्तिगत हम में से किसी के संज्ञान में आते हैं, उनपे कार्रवाई होती है और महिलाओं को न्याय भी मिलता है। कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाते हैं और महिलाओं को, कि जैसे आपने कहा घर के अंदर, तो महिलाओं को अभी तक उनके अधिकार नहीं पता है या उनको ये नहीं पता है कि उनको न्याय दिलाने के लिए आयोग है या पुलिस की टीम है, महिला थाना है, तो वो महिलाएं प्रताड़ित होती हैं। की कमी हुई ना। हाँ, आप ये कह सकते हैं अवेयरनेस की कमी है, प्रचार प्रसार की कमी है, जिसके नाते उन महिलाओं को अभी तक ये नहीं पता है कि उनको न्याय दिलाने के लिए कितने माध्यम। मैम 3 जनपद हैं, आप राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं, आपके पास 3 जनपद हैं, 3 जनपदों में आप जल्द सुनवाई करती हैं। जी हाँ। कौन कौन से 3 जनपद हैं और किस जनपद में सबसे ज्यादा महिलाओं के अपराध हैं? मेरे पास फतेहपुर जनपद का प्रभार है, ये मेरा क्योंकि गृह जनपद है इस नाते प्रभार है यहाँ का। बाराबंकी का प्रभार है मेरे पास और श्रावस्ती का प्रभार है। सबसे ज्यादा समस्याएं बाराबंकी में आती हैं, उसके बाद मैं कहूँ कि फतेहपुर में आती हैं और श्रावस्ती में और ज्यादा है क्योंकि वहां पर पढ़ाई लिखाई नहीं है और वहां बाल विवाह आज की डेट में भी होता है। अभी वर्तमान परिस्थिति है कि पहले ये था कि 10 से 12 साल की बच्चियों के विवाह होते थे, अब वर्तमान में वो 16 से 17 साल पहुंच गए, लेकिन अभी भी बाल विवाह वहां पर हो रहे हैं। आयोग में एप्लीकेशन जो सबसे ज्यादा बाराबंकी में आती है, अब विशेष समुदाय का वहां पर ये कह सकते हैं कि ज्यादा है, तो वो ज्यादा प्रताड़ित हैं और आयोग के माध्यम से जब से मेरे पास 6 महीने से बाराबंकी का प्रभार है, तो वहां पर समस्याएं कम हुई हैं। आयोग में इंटरफेयर के बाद ये होता है, जो समस्या डायरेक्टली अगर थाने में नहीं सुनी जा रही थी, तो आयोग के इंटरफेयर के बाद उस महिला को थाने स्तर से न्याय मिलता है। और मैम आधी आबादी का हिस्सा महिलाएं, और इस समय चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष जी 9 दावेदार हैं, आपकी नजर में किसे बनना चाहिए? देखिए, जितने भी 9 दावेदार हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता है और ये कहें कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता है, लगातार पार्टी से जुड़े रहे हैं, पार्टी के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए उन्होंने प्रयास किया है। अब जहां तक अगर आप मेरा पॉइंट पूछना चाहेंगे, आधी आबादी का सवाल है, तो मेरा तो यही कहना है कि अगर उसमें हमारी जो महिला कैंडिडेट का नाम है तो उसके नाते आधी आबादी 33% आरक्षण पे। साफ जाहिर है फतेहपुर जिले की आप है और फतेहपुर जनपद से लगाव करती है, साध्वी निरंजन ज्योति जी की आप बात कर रही हैं। आप बिल्कुल होना चाहिए। क्या देख पा रही हैं साध्वी निरंजन ज्योति जी अगर प्रदेश अध्यक्ष बन जाती हैं तो आप क्या देख पा रही हैं? देखिए, महिलाओं के साथ महिलाओं की भागीदारी राजनीति में है और एक ने 50% आधी आबादी की अभी भागीदारी उतनी नहीं है। अगर साध्वी जी प्रदेश की अध्यक्ष बनती हैं तो मुझे उम्मीद है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और एक विश्वास भी बढ़ेगा संगठन के प्रति कि महिला कार्यकर्ता जो है उनको भी पार्टी में स्थान मिलता है। सरकार से क्या अपेक्षा कर रही है महिलाओं के लिए? सरकार देखिए हमेशा से वर्तमान में भी तत्पर रही है, जब केंद्र सरकार की बात करूं या राज्य सरकार की बात करूं, और महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन सरकार के द्वारा हो रहा है और आगे भी सरकार महिलाओं को न्याय दिलाने का काम इससे बेहतर करेगी। मैम एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है,
पुलिस महकमे की जो प्रेजेंट समय पे आपकी सरकार में भी वैकेंसी आई, भर्तियां हुई, महिलाओं के लिए एक आरक्षण बनाया गया, महिलाओं की भर्ती हुई, थानों में उनकी पोस्टिंग हुई, बाकायदे ट्रेनिंग दी गई, जिस तरीके से पुरुषों की ट्रेनिंग होती है महिलाओं की भी ट्रेनिंग हुई। लेकिन आज भी जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं वो महिलाओं को वो जिम्मेदारी नहीं दे रहे थाने में तैनात महिलाओं को। इसकी वजह क्या है? क्या पुलिस महकमे में जो महिलाएं तैनात है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, या उनसे कानून व्यवस्था प्रभावित हो पा रही? आखिर उन महिला सिपाहियों के साथ द्वैम दर्जे का बर्ताव क्यों हो रहा है? नहीं, ये या तो आपको जानकारी गलत है, क्योंकि जितने भी वर्तमान समय में जितने थाने हैं आपके, महिला थानों को मैं छोड़ दूं, अन्य जो थाने हैं सभी अन्य थानों में एक महिला एसआई की भर्ती है और उसको महिला चौकी या चौकी का इंचार्ज भी बनाया जा रहा है। और ऐसा सभी जनपद में हो रहा है कि एक चौकी का इंचार्ज एक महिला एसआई को बनाया गया है। तो ये कहना गलत होगा कि महिलाओं को जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। महिलाओं को जिम्मेदारी दी जा रही है और जो अधिकारी रेंज पर हैं, आप जो कमिश्नरेट है महिला का, आपका नोएडा में लक्ष्मी जी कमिश्नरेट है, वहां बहुत अच्छा काम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। तो ये थी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति, जिन्होंने हमसे साफ तौर पर बात किया कि यदि भारतीय जनता पार्टी के जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है उसमें आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली साध्वी निरंजन ज्योति जी का चयन हो जाता है तो बेहतर होगा। और जहां तक महिलाओं के मुद्दे हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं के मुद्दे को लेकर आयोग भी गंभीर है और सरकार भी गंभीर है। तो दोस्तों बने रहिए शपथ समाचार में, फिर किसी नए बुलेटिन में हम आपके साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।